मेरी भी बात कर लेते, मैं खातून स्पीकर थी। आज शर्म की बात है कि एक फॉर्मर स्पीकर को बर्दाश्त नहीं कर सकी ऑपोजिशन। जितने भी स्पीकर कुर्सी पे बैठते हैं वो काबिल एहतराम हो। सिंध के साथ दोहरा मयार खत्म किया जाए। बदला लेना है, पाकिस्तान पे अटैक करिए। तो देखिए, एक तो पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, कोई मजाक नहीं। पाकिस्तानी फौज तैयार है। असेंबली को मौका पाते ही एडजर्न कर दिया जाता है बगैर किसी मकसद के। नो, मैं इस तरह नहीं करूंगा जी। लूंगा हाउस को ना, मैं कोई इस तरह इजाजत नहीं चली दूं, मैं एडजर्न कर लूंगा। अस्सलाम वालेकुम। 24 न्यूज़ में इख्तलाफ राय में कहते हैं आपको खुशामदीद और मैं हूं इकरा हारिस। सबसे पहले आपको खबर दें कि कौमी सलामती का हुआ है इजलास और वजीर आजम इमरान खान ने इस इजलास की सदारत और पाक फौज को भारत के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की इजाजत दे दी है किसी भी किस्म की जारहियत के नतीजे में। साथ ही साथ जमात उद-दावा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन पे भी पाबंदी लगाने का उन्होंने अहकामात जारी कर दिए हैं। दूसरी जानिब अब हम बात करेंगे आज कौमी असम्बली के ऐवान की, जो कि आज भी हंगामा आराई की नजर हो गया। अवाम तो वोट देकर भेजते हैं इन सियासतदानों को कि उनकी बात हो, लेकिन आज भी वही हंगामा आराई देखने में आई जो गुज़िश्ता 6 से 7 महीने में हर इजलास के अंदर देखने में आती है। अब मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो गई हैं हम आवाज और नैब पर शदीद गुस्से का इजहार कर रही हैं और बरहम नजर आती हैं उसकी कार्रवाइयों पर। एक जानिब सरहदों पर तो तनाव है और पार्लियामेंट में खिंचाव की कैफियत है। अब सवाल यहां पर यह है कि कार्रवाइयां अगर नैब करती है तो इसका सारा गुस्सा हुकूमत पर क्यों निकलता है। और साबिक ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह साहब ये कहते हैं कि जो स्पीकर के साथ किया गया वो कल को कौमी असम्बली के स्पीकर साहब आपके साथ भी हो सकता है। क्या यह है नया पाकिस्तान जहां पर एक मुंतखब असम्बली के स्पीकर को घसीटा जाता है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम पाकिस्तान को अपने बयानात और इजहार ख्याल सोच कर करना चाहिए। उन्होंने अपने खिताब में ये बात क्यों कही कि नए पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं होगी। क्या इससे पहले दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कोई ना कोई खुद करवाता रहा है। इन तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि एहसन इकबाल ने भी आज असम्बली के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा है कि कौम को डैम के नाम पर डैम फूल बनाकर चले गए हैं जो डैम की बातें कर रहे थे। इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ वजीर आला हसन ने नैब से किया है मुतालबा कि वो चादर और चारदीवारी के जो तकद्दुस की पामाली की गई है उसका नोटिस ले। और नैब ने भी जवाब दिया है कि नैब अपनी तमाम तर कार्रवाइयां कानून के दायरे में रहकर करता है और सिंध हुकूमत ने जो इल्जामात आयद किए हैं वो तमाम सरासर गलत और बेबुनियाद है। नैब कभी भी अपनी उन कार्रवाइयों से पीछे नहीं हटेगा जो कि कानून के दायरे में रहकर की गई होंगी। अब सवाल यहां पर ये उठता है, ऑपोजिशन नैब से नाराज है, हुकूमत का भी एक वजीर नैब के शिकंजे में है। क्या अब वो वक्त आने वाला है जब हुकूमत और ऑपोजिशन मिल बैठकर सोचेंगी कि इस कानून को खत्म किया जाए। आज हुकूमत ने भी ऐवान में सवाल उठाए और विफाकी वजीर जो है वो ये कहते हैं कि 10 साल आप दोनों जमातों की हुकूमत रही, आप नैब को काला कानून कहते हैं तो क्यों इस काले कानून को खत्म नहीं किया गया। इन तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ बात होगी कुलभूषण केस की जिसकी समाअत आज भी हुई और अब भारत ने साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ का वो इंटरव्यू जो कि उन्होंने डॉन अखबार को दिया उसे बतौर दलाइल आलमी अदालत इंसाफ में सबूत के तौर पर पेश किया। भारत की एक और हरकत वो भी नोट फरमा लीजिए। अब भारत ने आबी दहशतगर्दी का आगाज, आबी जारहियत का आगाज कर दिया है और उनके एक भारतीय वजीर ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान का पानी जो है जो कि 3 दरियाओं का पानी है उसे बंद करने का फैसला कर लिया गया है। अब सूरत हाल किस तरह आगे बढ़ेगी, दोनों ममालिक किस तरह इस मसले को हल करेंगे, क्योंकि अगर भारत पाकिस्तान का खिलाफ वर्जी करेगा तो मुश्किलात दोनों जानिब से बढ़ेंगी और सिचुएशन मजीद टेंस भी हो सकती है। अपने गेस्ट का तारुफ आपके साथ करा दूं। पाकिस्तान तहरीक रहनुमा रियाज फतियाना साहब आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सूबाई वजीर निसार अहमद खोड़ो साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अंसार अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और माहिर कानून शाह खावर साहब भी इस प्रोग्राम में अपनी राय का इजहार करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। उन तमाम कानूनी पहलुओं और नुक्तों पर बात करेंगे जो चाहती है ऑपोजिशन भी तब्दील और हुकूमत भी चाहती है, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे ऐवान में जो आज हंगामा आराई होती रही है। अवाम तो वोट देते हैं ये कहने के लिए कि शायद वहाँ पे मुंतखब नुमाइंदे उनके लिए बात करेंगे, लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये देखिए कि जब से ये हुकूमत बनी है तब से ऐवान में कोई फैसला अवाम के लिए तो नहीं हो सका। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी निसार अहमद खोड़ो साहब, जो स्पीकर सराज दुरानी को गिरफ्तार किया गया उसके बाद आज जो रद्द अमल रहा, सर कार्रवाई नैब करती है लेकिन गुस्सा हुकूमत पर क्यों निकल रहा है? देखें, बात सुने। आगा सराज दुरानी साहब दूसरी दफ़ा स्पीकर हुए। उनके वालिद साहब, उनके चचा साहब भी स्पीकर रहे हैं। आगा साहब के कहने के मुताबिक वो नैब से भाग नहीं रहे थे, उनके सामने पेश हुए थे। वो गए थे किसी तकरीब में शिरकत करने के लिए इस्लामाबाद, और वहाँ उनको गिरफ्तार किया गया। एक तरफ से उनको वहाँ गिरफ्तार किया गया और दूसरी तरफ से उनके घर पर छापा मारा गया, और वो रेड 6 घंटे रहा, 3-4 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक। जहाँ औरतें थीं, औरतों को घर से बाहर निकलने का हुक्म दिया गया कि कार पार्क में जाके खड़े हो जाओ, और दरवाजे दोनों बंद कर दिए, दोनों घर के दरवाजे बंद। औरतों गिरफ्तार नहीं थीं। औरतों को इस तरह से महसूर करना अखलाक से गिरी हुई बात समझी जाती है। ठीक है। हमने कहा उनको कि औरतों से हमें मिलने दो, इनकार किया गया। मर्दों को तो छोड़ें, 2 औरतें ख़वातीन वज़ीर हमारे साथ थी, उनको भी मिलने नहीं दिया गया। मजबूरन हम बैठे रहे कि जब तक वो उनका रेड पूरा हो। रात के 11:30 बजे के करीब जाके रेड पूरा हुआ। फिर हमने सोचना शुरू किया कि ये रेड का जो मसला है और औरतों को मसूर करना, ये कौन सी मतलब तुक की बात है, क्योंकि ऐसे गिरफ्तारियां तो दूसरी जगहों पे भी हुई हैं जिसमें भी इल्ज़ामात वही थे कि लिविंग बियॉन्ड द मीन्स। क्या दूसरे घरों को भी रेड किया गया, उनको भी इस तरह से ख़वातीन को ज़ोदकोब किया गया? मुझे नहीं मालूम अंदर किस तरह से रवैया था उनका, वो अपनी जगह पे। इस चीज़ को असेंबली के स्पीकर को जब इस तरह से उठाया जा सकता है, तो आप क्या महसूस करती हैं कि उसका रिएक्शन नेशनल असेंबली में क्यों ना हो, और क्यों ना हो कि वहाँ कोई मतलब इजहार ख्याल हो इस बात पर। हम मुख्तलिफ मसाइल पर बात करते हैं, और मुख्तलिफ मसाइल पर असेंबली का ही फोरम बेहतर होता है कि जहाँ बात की जाए। और यहाँ अगर आगा सराज दुरानी का किस्सा लेके और दूसरों को भी बताया जा रहा है कि कल कोई भी इस तरह से उठाया जा सकता है। अंडर इंक्वायरी प्राइम मिनिस्टर भी अपनी जगह पे है, अंडर इंक्वायरी परवेज खटक साहब भी हैं, अंडर इंक्वायरी फैसल वाडा साहब भी शायद होंगे, दूसरे भी, खुद स्पीकर खुद भी है। इन सारी चीज़ों को अगर दिखा के अगर कुछ कहा जाए तो उसमें किसी को बुरा मानने की क्या ज़रूरत है? जब हुकूमत खुद, हेलो जी आवाज़ आ रही है? जी मुझे आ रही है। निसार खोड़ो साहब, मुझे मौका दीजिएगा, आपका मौक़िफ़ पहुंच गया। मैं चाहूंगी कि मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं एक नैब के इदारे से शुरुआत हुई जब इमरान खान साहब ने मुलाकात की। अगर वो आज़ाद इदारा है तो इमरान खान साहब को उनसे मिलने की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है। और नैब अपने तौर पे आज़ादाना तौर पे काम कर सकता था। अब क्योंकि वो मुलाकातें हुई तो फिर बातें शुरू हुई कि जी नैब को तेज़ कर दिया गया, कम कर दिया गया। अब इस लिहाज से खुद इमरान खान साहब का अपना बयान कि यहाँ इस मुल्क में कोई इदारा आज़ाद नहीं है सवाए अफवाज पाकिस्तान का, यानी दूसरे सारे इदारों की क्रेडिबिलिटी पर उन्होंने निशाना वार कर दिया। उन्होंने वार कर दिया तो फिर हम और आप क्यों नहीं बैठ के सोचेंगे कि कहीं किस तरह से कोई बात हो तो नहीं रही? ठीक है। जब यहाँ बताई गई बातें कि जीआईटी और जीआईटी के हेडक्वार्टर में और दूसरी जगहों पे वज़ीरा के जाने आने का था, उस मुलाकात के बाद ये ऑपोजिशन मुखालिफ कार्रवाइयां जो हैं उसका आगाज हुआ है। ठीक है। रियाज फतियाना साहब, आपने सुना जो निसार खोड़ो साहब ने कहा, जो मुलाकात हुई इमरान खान साहब की चेयरमैन नैब से, वो समझते हैं कि हुकूमत की कार्रवाइयां और हुकूमत की पुष्पनाही है इसमें। इन द क्लियर वर्ड्स यही समझ आती है। सर,
अगर हुकूमत को भी एतराज है, ऑपोजिशन को भी एतराज है, तो फिर बैठ जाएं दोनों तीनों फरीक साथ बैठ जाएं और इसमें तब्दीली कर दें, फिर इतना शोर शराबा हो ही ना। मैं गुजारिश करूं निसार खोड़ू साहब का मैं बहुत एहतराम करता हूँ, काबिल एहतराम शख्सियत हैं। गुजारिश ये है कि इस पूरे मामले में हुकूमत लातल्लुक है, क्योंकि तमाम इदारे खुद मुख्तार हैं, जुडिशरी हो या नैब हो। दूसरा ये कि पहले भी हम कह चुके हैं कि नैब की मौजूदा जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है और मौजूदा जो कानून है, इसमें PTI का कोई रोल नहीं है। ये कानून जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी इन्होंने नहीं बदला, इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते थे। नून की हुकूमत थी, उन्होंने इसको नहीं बदला, इम्प्रूवमेंट कर सकते थे। चेयरमैन नैब की तकरी जनाब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दोनों रहनुमाओं ने, खुर्शीद शाह साहब और नवाज शरीफ साहब ने मिलकर की। इसमें हमारा तो सिरे से तल्लुक़ बनता ही नहीं है। मुलाकात होना कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म तमाम इदारों के एक तरह से चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं और वो सबसे मिलते हैं। इसका ये नहीं मतलब कि वो किसी को कोई अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तमाम मुकदमात जो इनके पास हैं वो पुराने दौर के बने हुए हैं। पीपल्स पार्टी के दौर में नून के ख़िलाफ़ बने, नून के दौर में पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बने। हमने तो नया मुकदमा बनाया ही कोई नहीं है, और ये सब कुछ पुराने दौर का तसलसल है। इसलिए कतई तौर पर PTI और वज़ीर-ए-आज़म कतई तौर पर मुलव्वस नहीं है। हम तो सिर्फ चाहते हैं कि इंसाफ हो और बदसलूकी किसी के साथ भी ना की जाए। हम ख़वातीन का एहतराम करने वाले हैं। यकीनी तौर पर अगर कहीं भी कोई ख़वातीन या घर का तकद्दुस के बारे में कोई बात करता है तो उस पर गौर किया जा सकता है। नहीं, लेकिन वो अभी नैब की इस हवाले से इलामिया भी आ गया कि वो ये कहते हैं। जी माफ कीजिएगा निसार साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ, मुझे मौका दीजिएगा। मैं अंसार अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अंसार साहब, आपने देखा मुख्तलिफ सियासी अदवार भी आपकी नज़र से सर गुजरे हैं। ऐवान में आज जो कुछ हुआ, स्पीकर की गिरफ्तारी और उसके बाद ये कहना कि कल कौमी असम्बली के स्पीकर के साथ भी ये हो सकता है, गुस्सा हुकूमत पर निकलता है, कार्रवाइयां नैब करती हैं। सर, आपको क्या समझ आती है, गुस्सा जायज़ है ऑपोजिशन का? देखिए, मैं एक बात मैं आपको बता दूं कि ये बात जिसका मेरा ख्याल है आपने इंट्रो में हवाला भी दिया था शायद, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN का बहुत बड़ा कसूर ये है कि इन्होंने जो 5-5 साल इनको मिले और जिस तरह इनको इस इदारे को, नैब को, या तो रिफॉर्म करना चाहिए था या मेरी नज़र में अबॉलिश कर देना चाहिए था। दोनों काम नहीं किए तो जो आज जो कुछ हो रहा है तो उसको ये भुगत रहे हैं अपनी उस गलती को जो बहुत बहुत बड़ी गलती थी इनकी। लेकिन अगर इस सूरत हाल से हुकूमत खुश होती है, जो कि हुकूमत बहुत से लोग खुश होते हैं, तो लेट मी अश्योर यू कि नैब जो इदारा है इसने ना हुकूमत को चलने देना है, ना इस पार्लियामेंट को सुकून से चलने देना है। और ये प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी कह चुके हैं कि इस मुल्क में कारोबार, इनके प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र ने भी कहा कि इस मुल्क में कारोबार नहीं चला, किसी किस्म का कारोबार नहीं चल रहा, हरेसमेंट करती है नैब कारोबारी लोगों के, इस मुल्क की सिविल ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही, और उसकी भी बहुत बड़ी वजह ये है कि ये हॉन्ट करती है नैब। जिस किस्म की एक जो अनफेटर्ड पावर्स और ड्रैकोनियन पावर्स इस नैब को दी गई हैं, तो ये तो हर किसी को इसने हरासा किया हुआ है। तो मैं आपको बताऊं कि PTI वाले जो खुश हो रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, ये खुशी की बात नहीं है, ये उनकी हुकूमत को नाकाम किया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि जानबूझ के किया जा रहा है या किसी वजह से, लेकिन एज अ कंसिक्वेंस ऑफ व्हाट नैब इज़ डूइंग, ये सबसे ज़्यादा अगर कोई हर्ट होगा, अगर अपोजिशन के लोग जेल में जाते हैं वो वापस आ जाते हैं। आप देख लें शहबाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ साफ पानी केस में, हाई कोर्ट ने क्या कहा, लाहौर हाई कोर्ट ने, उन्होंने तो इतना बड़ा वो बल्कि चार्जशीट है अगेंस्ट नैब। इसी तरीके से आशियाना केस में आप देखें कि क्या कुछ लाहौर हाई कोर्ट ने किया। ये अभी स्पीकर सिंध असेंबली चले गए हैं, अभी चलें 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद उनकी जमानत हो जाएगी। पूरी हिस्ट्री देख लें आप। एक तो ये बात कि जी हमेशा नैब को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, सियासी पार्टियों को बनाने बिगाड़ने के लिए, हुकूमतों को बनाने और बिगाड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया, और सक्सेस और लगातार इस्तेमाल किया जाता रहा नैब को। और नैब का पूरा रिकॉर्ड, पूरा जो हिस्ट्री है वो भरी हुई है। लेकिन मुझे एक बात मुझे सिर्फ बता दें, कोई नैब को ये पूछने वाला है कि इसने आज तक किसी एक सियासतदान को
मैं बड़े बड़े वाज़ेह तरीके से कह रहा हूं, किसी एक सियासतदान की कन्विक्शन की हो थ्रू जुडिशल प्रोसेस और जो कि सुप्रीम कोर्ट तक अप होल्ड हुई हो, किसी एक सियासतदान का मुझे नाम बता दें, आपको एक नाम नहीं मिलेगा। किसी इसी प्रोसेस के थ्रू किसी एक सियासतदान से कहते हैं कि जी अरबों खा गए, खरबों खा गए, खाए भी होंगे लोगों ने, मैं ये बात नहीं कह रहा, किसी एक सियासतदान से इन्होंने एक धेला रिकवर किया हो और सुप्रीम कोर्ट तक ये जो आपने सवाल उठाया अंसार अब्बास साहब, ये जो सवाल उठाया शाह खावर साहब, हमारे कानून हमारे साथ मौजूद, शाह खावर साहब बताएगा कोई ऐसा केस है जिसका जिक्र अंसार साहब कर रहे हैं और कोई है जो नैब पे हाथ डाले? मुझे समझ नहीं आती। हमारे स्पीकर सिंध असेंबली सिराज दरानी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर सिंध हुकूमत जारी करवाती है, नैब उसे चैलेंज करने का भी फैसला कर लेता है। जरा रोशनी डालिएगा इस पर, कानूनी नुक्ता नजर क्या है? देखिए, बात ये है कि ये जो भी सूरत हाल हुई कल, जो स्पीकर सिंध असेंबली को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, देखिए कानून जो है वो बिल्कुल अपनी जगह मौजूद है और कानून ने अपना रास्ता भी इख्तियार करना है और कोई भी कानून से बालातर नहीं है। आर्टिकल 4 जो है आईने पाकिस्तान का, वो कहता है कि कानून सब के लिए मसावी है, चाहे वो जिस भी कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता है, जिस ओहदा रखता है या आम शहरी है। लेकिन उसी आइन में कुछ चीज़ें ऐसी भी दी गई हैं कि लोगों की इज़्ज़त नफ्स को मजरू भी नहीं किया जा सकता इस तरीके से। देखिए, अगर तो वो नैब की उस इंक्वायरी में मतलूब थे और चलें नैब ने ये फ़ैसला किया कि उनको गिरफ़्तार किया जाना ज़रूरी है, तो उनकी गिरफ़्तारी जो है वो कराची से भी हो सकती थी। जब वो घर से बाहर निकले तो ठीक है, वो आप एक वारंट ऑफ अरेस्ट आपके पास है, आप उनको सर्व कराएं और वो, मेरा नहीं ख्याल कि वो उसको रेजिस्ट करते। जिस तरीके से एक हाइप क्रिएट की गई, उनको एक प्राइवेट उनके होटल से गिरफ्तार करके उसी वक्त अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ले जाया गया, वहाँ से राहदारी रिमांड लिया गया और उनको जहाज़ में बिठाकर कराची, और इस दौरान चूँकि मैं भी वो देख रहा था कि कल उनकी रिहाइशगाह के बाहर जो है वो रेंजर्स और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के लोग मुसल्ला खड़े थे और उसके बाहर वज़रा, चीफ मिनिस्टर्स, वो तमाम उधर इंतज़ार कर रहे थे। और जिस तरीके से वो रेड किया गया, मैं आपको एक कानून के तालिब इल्म की हैसियत से मैं आपको बताऊं, ये ज़ाब्ता फौजदारी में ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर आपको किसी घर की तलाशी लेना मकसूद है, आपको अगर कोई ऐसा इंफॉर्मेशन है कि आप कोई इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस जो है आपको किसी घर से मिल सकती है, तो उसका भी एक कानून में ज़ाब्ते में एक तरीक़ाकार लिखा हुआ है। किसी भी घर में आपने जब तलाशी लेनी है तो आपके पास सर्च वारंट मैजिस्ट्रेट का होना ज़रूरी है, शायद वो उनके पास हो, लेकिन सर्च वारंट होने के बावजूद भी ऐसा घर जिसमें ख़वातीन रहती हों उसमें आप मगरिब नहीं कर सकते। आपके पास वो क्या इतनी इमरजेंसी थी कि आपने मुनासिब समझा कि रात को जबकि मुबैना तौर पर जैसे बयान किया गया है, अगर वहाँ पे ख़वातीन मौजूद थी तो उनको एक किस्म का घर की प्रेमिसेस से निकाल कर और घर से बाहर जाने की भी इजाजत बहुत सारे कानूनी तरीके हो सकते थे। ठीक है शाह साहब, मुझे मौका दीजिएगा, एक ब्रेक लेते हैं और फिर ब्रेक के बाद वापस आएंगे और डिस्कस करेंगे कि कहीं ना कहीं जिसे काला कानून करार दिया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं सियासतदानों की भी कोताहियां मौजूद है। एक ब्रेक के बाद के काले कानून जिसे करार दिया जा रहा है इस पर हम बात करते हैं। नज़ार खुर्रम साहब, गुज़िश्ता रोज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि इस इदारे में तरमीम नहीं, इसको बंद कर देना चाहिए। गुज़िश्ता रोज ही हमारे प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी रहनुमा मौजूद थे, वो ये कहते हैं कि ठीक है अगर आप चाहते हैं तो ऑपोजिशन इसमें, डॉक्टर रमेश कुमार साहब ने कहा था कि ऑपोजिशन कोई इसमें प्रोपोजिशन मूव करे तो हम इसमें साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन हुकूमत अज खुद इस पर कुछ नहीं करना चाह रही। सर, तो ये मसला हल कैसे होगा? मैं गुजारिश करूं, ये नैब के ऑर्डिनेंस आए जनाब परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में, उसने नैब ऑर्डिनेंस जारी भी किया और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन भी दे दी। 2008 के बाद सिविलियन हुकूमत जब आई तो उसने कोशिश की 18वीं तरमीम के दौरान कि इसको रिविज़िट किया जाए, इस कानून को रिविज़िट किया, जैसे जिसमें नैब को गिरफ्तारी का भी हुक्म है और बेल न देने का भी कानून है, और फिर ऑनर्स ऑफ प्रूफ जो है वो इल्ज़ाम लगाने वाले का नहीं है, जो अक्यूज़ड है उसको प्रूव करना है कि जी मैं इनोसेंट हूँ। ये सारी कुछ चीज़ें जो थी कानून में जो महसूस की जाती थी, उसको हमने कहा कि जी इसको रिविज़िट किया जाए। लेकिन उस वक़्त PMLN ने, मुझे नहीं मालूम उनकी सोच क्या थी, उन्होंने ज़िद किया कि नहीं इसको ना छेड़ा जाए, ये बात रह गई।
अब देखें ना, अभी अगर परवेज़ खट्टक साहब की आपने बात की कि वो कह उठे असेंबली में कि जी इन दोनों ने कुछ नहीं किया तो फिर अब क्या हो सकता है। मैंने कहा अगर वो इस कानून को बुरा मानते हैं और इसको मुनासिब नहीं मानते तो हुकूमत में तो वो भी बैठे हुए हैं। PMLN भी कह रही है कि कानून बुरा है, पीपल्स पार्टी भी कह रही है कानून बुरा है। तहरीक इंसाफ का अपना मौक़िफ़ क्यों सामने नहीं आ रहा? तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ सामने आने चाहिए, और अगर आ जाता है, अगर ये तीनों पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं तो नैब में मुनासिब अमेंडमेंट हो सकती हैं। ये नहीं है कि एहतसाब नहीं होना चाहिए, ये नहीं है कि हम एहतसाब की बात कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ये अपनी जगह पे बात है, लेकिन उस कानून को रिविजिट तो किया जा सकता है ना, उसको बेहतर तो किया जा सकता है। ये जिसपे अभी हम ड्रैकोनियन अथॉरिटीज़ अगर किसी की बात कर रहे हैं तो उसका तरीका क्या है कि हाँ जी पार्लियामेंट इस चीज़ को सोचे। और आप ये समझते हैं कि जो अलीम खान की गिरफ्तारी हुई वो इन्हीं गिरफ्तारियों के लिए बैलेंसिंग एक्ट था, ये भी पीपल्स पार्टी मानती है? हाँ जी, अलीम खान साहब की जो गिरफ्तारी हुई वो भी इन्हीं गिरफ्तारियों के लिए एक बैलेंसिंग एक्ट था, ये भी पीपल्स पार्टी मानती है सर? देखिए, हमने कहा था कि वो बुरी बात हुई, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ ये कहता हूँ कि अगर अलीम खान की गिरफ्तारी हुई तो उनके घर पे छापा भला क्यों नहीं मारा गया? जब शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी हुई तो भला उनके घर पे छापा क्यों नहीं मारा गया? बात यह है कि अगर किसी इदारे के पास सबूत हैं तो फिर छापा क्यों? क्या कहना चाहते हैं हम? ये तासुब कैसे नहीं फैलेगा? फिर ये कैसे नहीं आवाज आएगी कि किसी के साथ किस तरह का रवैया है और किसी के साथ किस तरह का रवैया है? इस रवैयों की बात तो आएगी ना, बहस में तो रहेगी, और वो बहस करना हर एक का फर्ज बनता है कि जी बहस करे और इस चीजों को सामने ले आए, और इसमें मुनासिब अगर कोई हुकूमत समझती है तो फिर क्यों नहीं बेहतर करती? देखिए ना, आप इस मुल्क में पता नहीं क्या क्या कुछ हुआ। सैफुर रहमान साहब ने आसिफ जरदारी साहब पर पता नहीं कितने इल्जामात लगाए और फिर कोर्ट में घुटनों को हाथ लगा के उनके माफी मांगी। ये इसी तरह से फिर नवाज लीग वालों ने हमारे साथ किया, हमने किया हो या न किया, हम जरूर करते हैं कि जी हमने जो भी मौका मिला ये 5 साल में हमने कोई ऐसी हरकत नहीं की। ठीक है निसार खोर साहब, मुझे मौका दीजिएगा। हमने ऐसी कोई हरकत नहीं की, लेकिन नवाज शरीफ साहब का रिकॉर्ड थोड़ा सा खराब है। अंसार अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं सर, आपकी बात को कंटिन्यू करते हुए मैं कह रहा हूँ, इसमें मैं कह रहे की कोशिश ये कर रहा हूँ कि इस पाकिस्तान में इंतकामी कार्रवाइयां हो रही है। ठीक है, अंसार अब्बासी साहब से भी जान लेते हैं। अंसार साहब, मुझे ये बताइएगा, ये नैब की कार्रवाइयों में अब जो एक तासुब का अंसर इंप्रेशन जा रहा है सर, वो कितना खतरनाक होगा? और आपने तो माजी देखा है, पीपल्स पार्टी ने जब नून लीग को कहा कि आप इसमें तरमीम करें, तब नून लीग ने कहा कि नहीं हम देखेंगे, तहरीक इंसाफ भी इसका मजा चख ले। फिर पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में भी नहीं किया। कहीं ना कहीं हमारे सियासतदान जो हर पार्टी से जुड़े हुए हैं उनका भी कसूर है जो कि नैब एक टच मी नॉट इदारा बन गया है। बाबा तहरीक इंसाफ का क्या जिक्र करूं? 2008 की इलेक्शन में तो उन्होंने बायकॉट कर दिया था। 18वीं तरमीम में वो थे ही नहीं। 18वीं तरमीम के दौरान वो थे ही नहीं, तो मैं इनका क्या जिक्र करूं? जी अंसार साहब, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में 2006 में दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN ने वादा किया था, कमिटमेंट की थी, ये प्रेस था उनका कि हम और बहुत से इकदामात के अलावा हम ये भी या तो इस इदारे को ख़त्म करेंगे और एक अकाउंटेबिलिटी कमीशन नया बनाएंगे जो कि इस किस्म के असूलों के ऊपर जिसकी बुनियाद होगी कि उससे फेयर प्ले क्लियर नज़र आना चाहिए और उसको विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल ना किया जा सके, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने पहले भी कहा कि ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया, ना PMLN ने ये बात की। लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि अगर माजी में चलें हम, माजी तो चला गया, 10 साल गुजर गए उस तरह, लेकिन अगर PTI भी इस तरह नहीं करती तो लेट मी अश्योर यू कि अगर ये इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने वो मज़ा चख लिया है अपनी गलती का, तो ये नैब एक वो सांप है जिसको अगर छोड़ दिया गया तो लेट मी अश्योर यू कि ये PTI को भी डसेगा। और आप ये देखें कि इस वक्त जिस तरह के स्पीकर सिंध असेंबली को तो अरेस्ट कर लिया गया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। मुझे ये बताएं कि 2 स्पीकर और भी तो हैं ना, एक पंजाब के स्पीकर, उनके खिलाफ भी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आपको नहीं लगता कि जिस तरह मुतालबे किए जाते हैं उसके बाद जिस तरह वजाहतें आती हैं सर, ये नैब भी कुछ मीडिया हाइप एंजॉय कर रहा है?
देखें नैब एक्चुअली देखें नैब का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो जो सैडिस्टिक अप्रोच होती है ना कि आप दूसरों की इस तरह से लोगों को तकलीफ में डाल के लोगों को ह्यूमिलिएट करके खुश होना। आप देखें एक शख्स को, एक प्रोफेसर को उसके साथ क्या हुआ कि उसकी मौत के बाद उसको हथकड़ियाँ डाली गई। यहाँ पे तो सियासतदान को छोड़ दें, ब्यूरोक्रेट्स को छोड़ दें, अब इस मुल्क में टीचर्स और इंटेलेक्चुअल्स की जान भी नैब ने नहीं बख्शी, और जिस उनको पेश किया जाता है और जिनको पकड़ के देखें लोगों को पकड़ा जाता है और फिर उनकी तस्वीरें खिंचवा के तो ये फिर मीडिया के हवाले की जाती हैं। ये जो सैडिस्टिक अप्रोच है ये इसलिए है कि नैब की अपनी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। नैब ने पिछले 20 सालों में 18-20 सालों में जो काम किया, आप देखें कि किस किस किस्म के वो एक इशू के ऊपर अगर इनकी अकाउंटेबिलिटी होती तो ये सब लोग जेल में होते। लेट मी अश्योर यू नैब के अंदर। इसके ऊपर चेक है कोई नहीं, तो उसको तो अल्लाह माफ करे हमने एक ऐसा कुछ हवा बना के रख दिया है कि उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। कहीं ना कहीं हमारी अपनी कोताहियां जो हैं वो इन 10 सालों में जरूर सामने आई हैं। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जाएंगे रियाज फतेहाना साहब के पास और उनसे पूछेंगे आज एक और बात खुर्शीद शाह साहब ने कही कि वज़ीर आज़म को सोचकर इजहार ख्याल करना चाहिए, क्या बात थी? एक ब्रेक के बाद। देखें इकरा, पहली बात यह है कि सिंध तास मुआहदे के तहत और इंटरनेशनल लॉ के तहत एक मुल्क से दूसरे मुल्क में अगर कोई दरियात दाखिल होता है तो उसको रोका नहीं जा सकता, ना रोकना चाहिए। दूसरा ये कि अगर वो रोकते हैं तो हमें हक हासिल है कि हम इंटरनेशनल कोर्ट में इसको चैलेंज कर सकते हैं और ये हमारा राइट है। दूसरा, जहाँ तक वज़ीर आज़म का तल्लुक़ है, उन्होंने अगर कहा है कि नए पाकिस्तान में दहशत गर्दी नहीं होगी या सपोर्ट नहीं करेंगे, तो उनका मकसद ये है कि मौजूदा हुकूमत जो है क्योंकि नया पाकिस्तान बनाने की तरफ जा रही है, तो हम तमाम मामलात को ठीक करना चाहते हैं। पाकिस्तान में कतई तौर पर हम ऐसी किसी मूव को सपोर्ट नहीं करना चाहते जिसका रुख दहशत गर्दी की तरफ हो। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ना कोई इसमें कोई ऐसी तशवीश की बात है, क्योंकि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिसी सारी अवाम दोस्त हों। हम पीस पर यकीन रखने वाले हैं। हम पूरी दुनिया में और पड़ोसी ममालिक के साथ भी अच्छे तल्लुकात चाहते हैं और तवक्को रखते हैं कि वो भी हमारे मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। और जैसे कि आपको मालूम है, पड़ोसी मुल्क ने फाटा, बलूचिस्तान, कराची, कई जगहों पे यहाँ पे फिर उनका कुलभूषण जहाँ अरेस्ट है इस वक्त, उसने जो बयानात दिए हैं, इससे ज़ाहिर होता है कि माजी में पड़ोसी मुल्क हमारे मामलात में मुदाखलत करता रहा है और यहाँ दहशत गर्दी को प्रमोट करता रहा है। लेकिन इसके बदले में हमने कभी ऐसी कोशिश नहीं की और हम तो चाहते हैं कि भारत में भी अमन हो और अफगानिस्तान में भी अमन हो, ईरान में भी और पड़ोसी मुल्क के साथ। कौमी सलामती का इजलास है, वज़ीर आज़म ने जी ये हमारी तरजीहात हैं कि हम यहाँ आवाम की हालत बेहतर करें, माशी हालत बेहतर हो, अमन व अमान। ठीक है, शाह खबर साहब से भी जान लेते हैं। शाह खबर साहब, इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है अगर भारत ये इकदाम उठाता है पानी बंद करने का? सर जी, पानी बंद मेरा नहीं ख्याल इंडिया इस हद तक जाएगा। अगर जाता भी है तो फिर ये एक तरफ से ये साहब से जान लेते हैं साजिश होगी जिसको कबूल नहीं किया जा सकता। कि वो इसका हमें आईनी और कानूनी रास्ता बता दें कि क्या है अगर भारत इस तरह की कोई कार्रवाई करता है तो। जी, मैंने अर्ज किया ना, हमें हक हासिल है कि इसको हम इंटरनेशनल और ठीक है शाह खबर साहब से जानेंगे। निसार खोड़ा साहब, कश्मीर तो खुद एक ठीक है, रियाज फतेहाना साहब, मेरा सवाल शाह खबर साहब से था, शायद उन्हें आवाज नहीं आ रही। ठीक है, निसार खोड़ा साहब, वज़ीर आज़म ने आज फौज को भारतीय जारहियत का किसी भी तरह का फैसला को जवाब देने का इख्तियार दे दिया है सर, और जमात उद-दावा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन पर पाबंदी आयद की। आप समझते हैं ये एक बरवक्त इक़दाम था और इसकी जरूरत थी? जी बिल्कुल, ये तो एक तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो पहले भी जो एक पॉलिसी स्टेटमेंट दी। जी निसार खोड़ा साहब, ये हमें कंफ्यूजन हो रहा है कि आप किससे सवाल कर रही हैं? नहीं, वो मैं पहले शाह खबर साहब से कर रही थी लेकिन उन्हें आवाज नहीं आ रही थी। अब मेरा सवाल निसार खोड़ा साहब से। जी, मैं गुजारिश करूं कि हाँ, इमरान खान साहब ने ये कहा कि जी मैं इजाज़त देता हूँ आर्म्ड फोर्सेस को कि वो कार्रवाई का जवाब कार्रवाई से दें अपनी जगह पे। लेकिन देखें, पानी बंद करने का जहाँ तक आपका सवाल था, तो वो देखें इंटरनेशनली ये एक नॉर्मल एक नॉर्म है कि पानी पर लोअर राइपेरियन का हक होता है।
हम पाकिस्तान वाले लोअर राइपेरियन कहलाते हैं। इसी तरह से हमने बगलियार डैम का केस लड़ा कि भाई पानी रोका नहीं जा सकता और नीचे आना चाहिए, पाकिस्तान की तरफ आना चाहिए। ये लोअर राइपेरियन है पाकिस्तान। ये इंटरनेशनल कोर्ट्स हैं, इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, जिसकी वजह से ये माना जाता है कि पानी का क्या हक है। इसी वजह से सिंध भी कहती है कि पानी पर हक लोअर राइपेरियन का है। इसी वजह से सिंध इंडस पर भी जो सिलसिला चलता है, बहस चलता है, वो भी इसी बुनियाद पर चलता है। तो ये दुनिया भी तो बैठी है ना, तो दुनिया भी तो कुछ ना कुछ इसमें दखल अंदाजी करेगी कि इस तरह से ज्यादतियां न होंगी भारत की तरफ से। तीसरी बात जो आपने कही कि प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं कहना चाहिए कि जी नए पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं हुई, उसको पॉजिटिव अंदाज में कहना चाहिए था, क्योंकि ये बेवफाई है उन फौजी जवानों से, उन फौजी जवानों से बेवफाई है कि जिन्होंने अपनी जानें देकर यहाँ मुल्क में अमन अमान कायम करने की कोशिश की, दहशतगर्दी का मुकाबला किया और खुले बंदों किया और सबने माना, सारी दुनिया ने। ठीक है, सारी दुनिया। अंसार अब्बासी साहब से जान लेते हैं। अगर ये कहते कि हम पहले भी कोशिश करते रहे हैं, हम उनसे ज्यादा कोशिश करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा लगता। सिर्फ ये कह देना कि जी नए पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं हुई तो फिर जाहिर है सवाल यही उठेगा, तो क्या पुराने पाकिस्तान में हम खुद कराते थे? अब्बासी साहब से भी जान लें। अंसार साहब, आज कुलभूषण मामले के अंदर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के बयान को बतौर दलील भारत ने इस्तेमाल किया है। उसके बाद ऐसे ऐलानात के पानी जो है हम वो बंद कर देंगे। सर, इस सूरत हाल में किस तरह पाकिस्तान को डील करना चाहिए और जितने इकदाम अब तक उठाए गए वो दुरुस्त हैं? पहली बात तो ये है कि जो वहाँ पे कुलभूषण के केस में जो इंडियन कौंसिल की तरफ से जो मियां नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट का जो हवाला दिया गया, मैंने उस वक्त भी कहा था और मैं अभी भी कहता हूँ कि वो अनकॉल्ड फॉर था और मियां साहब की जो स्टेटमेंट थी वो पाकिस्तान के हक़ में नहीं थी और उनको नहीं देनी चाहिए थी। मैं किसी के ऊपर हुब्बुल वतनी या खुदा न ख्वास्ता किसी भी शख्स के ऊपर मैं गद्दारी की बात नहीं करता, लेकिन वो जो स्टेटमेंट थी दैट वाज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। और फिर एक और बात कि डॉन ने जिस तरह डॉन लीक्स की भी और ये वाली जो स्टेटमेंट छापी थी, मैं इस जर्नलिज्म के हक़ में नहीं हूँ। मैंने उस वक्त भी कहा था, मैं आज भी ये कहता हूँ। अदरवाइज़ देखें जिस तरीके से कि अब कैसे डील किया जाए, तो मेरा ख्याल है कि देखें, एक तो पहली बात यह है कि इमरान खान साहब को सिर्फ नए पाकिस्तान की बात नहीं करनी चाहिए थी। हमारा जो भी रिस्पांस इंडिया की तरफ होता है वो एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस होता है और उसमें हमारी स्टेट का एक रिस्पांस होता है, जिसमें स्टेट के जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, जो स्टेट के जो अहम इदारे हैं वो सब मिल के एक रिस्पांस देते हैं। तो सिर्फ के नए पाकिस्तान में ये होता है और पुराने पाकिस्तान में नहीं होता। जिस तरह आज इन्होंने जिस अभी आपने बल्कि कहा भी था जमात-उद-दावा और फलाह इंसानियत, देखें जमात-उद-दावा इज़ नॉट एन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। आप हाफिज़ सईद साहब को उनकी आप पूरी रिप्यूट चेक कर लें, उनके काम चेक कर लें। ये अलग बात है कि इंडिया की बात सुनी जाती है, इंडिया का प्रेशर एक क्लाउड है और अमेरिका का हमारे ऊपर प्रेशर होता है और उसकी वजह से हमने इनको आज प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करके उसमें डाल दिया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि इनको दहशतगर्द तो मोदी ने क्या दहशतगर्दी गुजरात में नहीं की थी, इंडिया की दहशतगर्दी हमें नजर नहीं आती। कुलभूषण एंड सो मेनी अदर्स, पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी होती है और जिस तरह इन्होंने अफगानिस्तान को इस्तेमाल किया और इसके ऊपर सुपर पावर्स का भी जो रोल था। ठीक है अंसार साहब, मेरे पास वक्त कम है, मैं चाहूंगी शाखावर साहब आप भी इस पे अपना कमेंट दे दें। कितनी वेटेज रहेगी उस दलील की जो कि भारत के वकला की जानिब से दी गई हमारे साबिक वज़ीर आज़म की स्टेटमेंट को देके? मेरा ख्याल है कि नहीं, उसकी कोई इतनी वेटेज नहीं है। उसकी वजह यह है कि आलमी अदालत इंसाफ में जो केस इंडिया लेके गया हुआ है वो सिर्फ वियना कन्वेंशन ऑन द कॉन्सुलर एक्सेस 1963 के इंटरप्रिटेशन में गया हुआ है। उसमें मेरिट्स ऑफ द केस जो हैं या कोई इस तरह की बातें कि उनको पूरा फोकस सिर्फ ये करना है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को ये साबित करना है कि उनको जो कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दी गई क्या वो वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है या नहीं है और उस पर आलमी अदालत इंसाफ उस पर क्या इंटरप्रिटेशन करती है। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा वहाँ पे लीगल टीम है, हमारे अटॉर्नी जनरल और वो जो हमारे खावर कुरैशी साहब हैं जिनको हमने एंगेज किया हुआ है, वो एक अच्छा मुकदमा प्लीट कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि वो जो इंडिया वहाँ पे गया हुआ है जिस मकसद के लिए, हमें उम्मीद है कि उसमें उनको कामयाबी नहीं होगी और हमारा मौक़िफ़ जो है वो बहुत मजबूत है। उसकी वजह कि कॉन्सुलर एक्सेस जो है वो एक आम शहरी को तो दी जा सकती है जिसने आम जुर्म किया हो, लेकिन जो जासूसी और
दहशतगर्दी के उसमें मुलविस हो, उसको जो है ये रियायत जो है कौंसलर एक्सेस की, हमारे मुताबिक, हमारी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक वो उनको मुहैया नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आशा खबर साहब आपका, रेहान सत्याना साहब आपका, अंसार अब्बासी और निसार खोड़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हो वो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो और पाकिस्तान मुत्तहद होकर हर तरह के चैलेंज से निब्रत आजमा हो। अल्लाह हाफिज नाजरीन, दोबारा मिलेंगे अगले हफ्ते।